Subscribe and click on the bell icon to get the notification of latest videos by BKT Media Private Limited. Big Business Ideas. वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचो, क्या पता कल खुद वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। और बदलते वक्त की बदलती तस्वीर आपके लिए लाई है कामयाबी का पैगाम। Once again, Shilpa Bhavna is here with your very own show, Big Business Ideas, powered by TAP Fox, Beyond Socializing. किसी भी देश की जीडीपी को आगे बढ़ाने में उस देश के टूरिज्म की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और टूरिज्म को सशक्त करने के लिए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को मजबूत करने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे देश में क्या वाकई इस सेक्टर की तरफ ध्यान दिया गया है? अगर हाँ, तो हमें ज़रूर उन स्कीम्स और उन इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानना चाहिए जो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए मदद करते हैं, ताकि इस सेक्टर से जुड़े हुए हमारे सभी एंटरप्रेन्योर्स इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए बुला लेते हैं अपनी 3-in-1 पर्सनालिटी को, द ऑथर ऑफ द बिजनेस बुक्स, द फिलैंथ्रोपिस्ट, द बिग बिजनेस एक्सपर्ट, मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता। नमस्कार सर, मोस्ट वेलकम, प्लीज आइए। सुनील जी, टूरिज्म इंडस्ट्री की जब हम लोग बात करते हैं, इसकी ग्रोथ के साथ बहुत सारे रोजगार देश में पैदा हो जाते हैं। जो कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास संसाधन ज़्यादा नहीं है, तो वो कोई दस्तकारी का काम शुरू कर लेते हैं टूरिज्म के बढ़ने से, या चाय पानी की दुकान कर लेते हैं। जो थोड़े से पढ़े लिखे हैं वो टूरिस्ट गाइड का काम कर लेते हैं, और जो थोड़े और पढ़े लिखे हैं और उनके पास संसाधन भी हैं तो वो होटल इंडस्ट्री में अपने पाँव जमा लेते हैं। लेकिन रोजगार सबको मिलता है, ये डेफिनेट है। ऐसे में आप भारत के परिप्रेक्ष्य में इस पर्यटन की स्थिति को, इस टूरिज्म की स्थिति को कैसे देखते हैं? इसको अगर हमें देखना है तो हम ऐसे समझते हैं इसको कि हमारे देश में जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसका 15% हमारे देश में रहता है, और जो ज़मीन है हमारे पास वो पूरे संसार में जितनी ज़मीन है उसका 2.5% ज़मीन हमारे पास है। तो कितना कम रेशियो है ये। और जो टूरिज्म इंडस्ट्री है हमारे देश की वो 0.4% है टोटल वर्ल्ड की टूरिज्म इंडस्ट्री की, जो कहीं पे भी स्टैंड नहीं होती। हाँ, इसका मतलब ये है कि बहुत गुंजाइश है टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ने से हमारा पूरा का पूरा सर्विस सेक्टर बढ़ता है। क्योंकि हमारे देश में दो मुख्य सेक्टर हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, एक सर्विस सेक्टर हो गया जी। तो पूरा सर्विस सेक्टर को ग्रोथ मिलती है। और एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छा भी बहुत है, क्योंकि जब टूरिज्म बढ़ता है तो बाहर की करेंसी हमारे अपने देश के अंदर आती है, कल्चरल एक्सचेंज बहुत रहता है। बहुत, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन ठीक होते हैं, मतलब एक कंट्री के दूसरे कंट्री से जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो अच्छे होते हैं जब कल्चर एक्सचेंज होती है जी। और अगर हम इसके फायदे देखना चाहें तो सबसे पहला सर्विस सेक्टर बढ़ा जी। सर्विस सेक्टर बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, बिल्कुल, फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग हुई और हमारी इकोनॉमी में बूस्ट मिला जी। और इस सब के बाद जो सबसे बड़ा फायदा मैं समझता हूँ वो है कि हमारी सेहत अच्छी होती है, हम लोग फन करते हैं, एंजॉय करते हैं जी, और हेल्दी रहना सीख जाते हैं, खुश रहना सीख जाते हैं और हेल्दी रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है जी। ऐसे में अगर हम लोग देखें, जो हमारे देश का अगर टूरिज्म बढ़ रहा है और इसमें जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, वो एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। लेकिन उस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से कुछ मदद है? बहुत मदद है जी। सरकार इस पूरे सर्विस सेक्टर को बढ़ाने के लिए, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरह के बेनिफिट देती है जी। जैसे कि उसमें टैक्सेशन बेनिफिट भी हैं और लोन आपको बड़े आराम से मिलता है। अगर आप कोई बड़ा होटल खोलना चाहते हैं तो उसके लिए अलग तरीके के हैं कि कैसे लोन मिलेगा, कितना मिलेगा। लेकिन अगर आप कोई छोटा मोटल खोलना चाहते हैं, 3 स्टार होटल खोलना चाहते हैं, 5 स्टार से नीचे, तो उसके लिए अलग
स्कीम है गवर्नमेंट की। तो इंस्टीट्यूशंस ऐसे बने हुए हैं जो इस इंडस्ट्री को मदद कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि एक इंस्टीट्यूशन है टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो सिर्फ इसी तरह की इंडस्ट्री को फाइनेंस करता है। जी, तो मेरे ख्याल ज़्यादा वाजिब ये रहेगा कि हम उनके मैनेजिंग डायरेक्टर को यहाँ पर बुला लेते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि वो कैसे इस चीज़ में मदद कर सकते हैं लोगों को। बिल्कुल, जरूर। दोस्तों, आपको बता दें कि आज हमारे साथ जो मेहमान आने जा रहे हैं, आप वो शख्सियत हैं जो लगातार टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते रहे हैं। ही इज़ द वन जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर अकाउंट्स टीचर की, बट टुडे ही इज़ द हेड ऑफ वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया। Please welcome the Managing Director of Tourism Finance Corporation of India, Shri S.P. Arora. नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। प्लीज सर आइए। तो अरोड़ा जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि 25 साल पुरानी लिस्टेड कंपनी जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ा मुकाम रखती है, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर होना, हाउ डिफिकल्ट इट इज़? देखिए, अपना काम करते जाइए, डिफ़िकल्टी नहीं है, आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। आप सिंसियरिटी से काम कीजिए अपना। आपका ये जो कॉरपोरेशन है, टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये किस तरह से लोगों को मदद करता है? ख़ास तौर पे जब हम टूरिज्म को बढ़ाने की बात करते हैं तो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको मदद की ज़रूरत होती है। TFCI का क्या रोल रहता है? देखिए, 1989 में टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन बनाई गई स्पेशलाइज एजेंसी है जो कि टूरिज्म को ही सपोर्ट करती है मोस्टली। इससे पहले IFCI नोडल एजेंसी थी टूरिज्म फाइनेंस के लिए, और वो इंटर सब्सिडी स्कीम थी गवर्नमेंट की, जो इंटर सब्सिडी दिया करते थे। तो उसको कार्व आउट करके एक टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनाई गई, बिकॉज रोल काफ़ी बढ़ रहा था और टूरिज्म का काफ़ी इंपॉर्टेंस था। जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, फॉरेन एक्सचेंज आता है। टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन फाइनेंशियल असिस्टेंस तो देती ही है, इनका एडवाइजरी का भी रोल है। कोई भी टूरिज्म प्रोजेक्ट हो, चाहे वो होटल इंडस्ट्री नहीं, बाकी भी है। जैसे हमने फन पार्क भी हमने फाइनेंस किया है, और ये अपूगर हमने फाइनेंस किया था, और ये जो SL वर्ल्ड है, और अभी एक और हमने बॉम्बे में किया है एडलैब का। तो ये सब फन पार्क, ये सब हमने फाइनेंस किए हैं, और टूरिज्म के लिए जो भी काम है हम उसमें आगे आएंगे। आपसे जानना चाहेंगे सुनील जी, टूरिज्म के साथ ऐसे कौन कौन से खास सेक्टर आप देखते हैं कि जब टूरिज्म बढ़ता है तो वो भी ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते हैं? देखिए, टूरिज्म के बढ़ने से लगभग 50 तरह की सर्विस इंडस्ट्री, मतलब पूरी सर्विस इंडस्ट्री को बूस्ट मिलता है। उसमें 50 तरह की एक्टिविटी ऐसी होती हैं जिनको बूस्ट मिलता है, और वो सब आगे बढ़ती हैं। जैसे ही टूरिज्म आगे बढ़ा, जितने भी होटल इंडस्ट्री हैं, चाहे वो गेस्ट हाउस है, छोटा गेस्ट हाउस है, या 7 स्टार होटल है, कोई रेस्टोरेंट है, नाइट क्लब्स हो गए, टैक्सी सर्विस हो गई, टूरिस्ट सर्विस हो गई, बस सर्विस हो गई, बढ़ावा मिलता है। सभी चीजें, जितनी भी सर्विस इंडस्ट्री है। अम्यूजमेंट पार्क खोला, एक अम्यूजमेंट पार्क खोला तो और बहुत सारी इंडस्ट्री एक्टिवेट हो गई, उसमें सर्विस इंडस्ट्री भी आ गई, कई तरह की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी आ गई। तो इन सभी को बढ़ावा मिलता है, अल्टीमेटली इकोनॉमी आगे बढ़ती है। लेकिन फिर भी अगर हम अपने देश की बात करें तो टूरिज्म शायद आगे नहीं बढ़ रहा है। आप लोगों को हम कुछ दिखाना चाहेंगे, उसके बाद बात करेंगे, प्लीज। किसी भी कंट्री का देखें तो एक अच्छा प्रोपोर्शन जो GDP का होता है, टूरिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जो कि हमारे यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर अभी भी एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। यस, हमारे टूरिज़्म कम हुआ है इंडिया में, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, जहाँ जितना बाहर हम कंट्रीज़ में जाते हैं उतना अच्छा होता है। इसकी वजह से जो हमारे मीडियम सेक्टर, जो हमारे एंटरप्रेन्योर हैं, लाइक हैंडीक्राफ्ट्स जो होते हैं, जो अपने हाथ से जो कुछ भी बना के हैंडलूम्स वगैरह जो ये सब सेल करते थे, उनकी उतना ग्रोथ नहीं हुई। काम धंधा नहीं है, धूप में बैठे रहते हैं। जो दाल रोटी अभी तो पहले जैसा नहीं है मेरा। अंग्रेज लोग बहुत कम, टूरिस्ट कम हो गए अभी तो हिंदुस्तानी है, अपने जो शौकीन है इस काम के, सजाने के, घर में डेकोरेशन के, वही लोग आते हैं। बाकी तो नहीं, शाम को 1000-2000 की बोनी हो गई, नहीं तो कुछ ऐसा खास नहीं है काम अभी। मैं अपना कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे कश्मीर का जो मेन मतलब इनकम का सोर्स होता है लोगों का, वो टूरिज़्म से आता है। तो मेन इंडस्ट्री हमारे यहाँ टूरिज़्म है। तो इस टूरिज़्म डाउनफॉल से हमारी इकोनॉमी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से आजकल व्यापार का बड़ा अभाव है, और काफ़ी समय से मार्केट में, मेरा ये कहना है, केवल दिल्ली में नहीं, हिंदुस्तान में, इंटरनेशनल मार्केट में भी इस समय मंदी का दौर चल रहा है। और पहले विदेशी ग्राहक भी काफ़ी आते थे ट्रैवलर पॉइंट ऑफ व्यू से, दिल्ली दर्शन के लिए वगैरह वगैरह, उनका भी आना बहुत कम है। टूरिस्ट का आना कम हो गया है।
आप इस चीज़ को महसूस कर पाते हैं क्योंकि आप उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो टूरिस्ट को केटर करेंगे, लेकिन जब टूरिस्ट कम हो रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि जो लोग आगे बढ़ के काम करना चाहते हैं उनकी भी संख्या कम हो जाएगी? देखिए, ये इकॉनमी से डिपेंड करता है, और टूरिज्म की बात करते हैं तो वर्ल्ड इकॉनमी पे भी डिपेंड करता है। हम काफ़ी जो टूरिस्ट हमारे जो यूरोप से आते थे जी, यूरोप पे मंदा चल रहा है, वहाँ पे आप सब देखते ही हैं प्रॉब्लम चल रही हैं जी, तो वहाँ से टूरिस्ट आना कम हो गया है। और इंडियन इकॉनमी में भी जो है थोड़ा सा रिसेशन था जी, पिछले 3-4 साल में, बिल्कुल, तो डोमेस्टिक टूरिज्म भी थोड़ा कम रहा है, तो इसका सटनली इफेक्ट आया है टूरिज्म पे। और जो होटल इंडस्ट्री है उनकी भी जो आप देखें परफॉर्मेंस थोड़ी वीक ही रही है। वीक रही है, मतलब असर पड़ा है। आपको क्या लगता है कि क्यों ये टूरिज्म जो है उतनी तेज गति से नहीं बढ़ पा रहा जितनी तेज गति से बढ़ना चाहिए? यू टोल्ड अस कि 0.4 हम लोग सिर्फ कंट्रीब्यूट कर पाते हैं इसमें। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं ये जवाब देना चाहूँगा सबकी बातों का। जी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो टूरिज्म की ग्रोथ है जी, वो पिछले साल 6.9% थी, इस बार 7.4% है, मतलब बढ़नी शुरू हुई है। अब 16 में जनवरी से लेकर अब तक हम लगाएं तो 7.5% है। हाँ, पिछले साल घटी थी, उससे पिछले साल के मुकाबले पिछले 2-3 सालों में घटी थी, लेकिन अब फिर दोबारा से पटरी पे आनी शुरू हो गई। इसका इफेक्ट आते आते, ग्राउंड तक इफेक्ट आते आते थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अब टूरिज्म बढ़ना शुरू हो गया। अगर हम आंकड़ा देखना चाहें जीडीपी का, तो हमारे देश का टूरिज्म इंडस्ट्री जो है पूरी की पूरी ये 6.3% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। ओके। जबकि अगर ग्लोबल परसेंटेज देखें हम तो वो 9.8% है। ओके। एवरेज देखें, अगर हम ग्लोबल एवरेज देखें ऑन एन एवरेज, तो हम देखेंगे 9.8% है, तो हम उससे भी पीछे हैं, 6.8 पे हैं। तो मतलब अभी हमें बहुत गुंजाइश है बढ़ने की। अगर इसमें हम देखना चाहें एम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा, तो लगभग 4 करोड़ लोगों को 2015 में सपोर्ट किया इन्होंने एम्प्लॉयमेंट के लिए या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। और अगर इसका रेट देखा जाए तो टोटल एम्प्लॉयमेंट में जो सपोर्ट है टूरिज्म इंडस्ट्री का वो 8.7% है, जो कि बड़ा आंकड़ा है। मतलब लगभग 9% लोगों को एम्प्लॉयमेंट सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री दे रही है, और 6.3% कंट्रीब्यूट कर रही है जीडीपी में। हमारे यहाँ पे बहुत गुंजाइश है। सरकार इसमें और क्या क्या कर रही है इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि सरकार की ऐसी कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और टूरिज्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए। जी बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिग बिजनेस आइडियाज पावर्ड बाय टैप फॉक्स। अरोड़ा जी, आपसे हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि जब आप एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आप लोग इन्वेस्ट करते हैं या उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिनका आप लोग ख़ास ख्याल रखते हैं? क्योंकि जिन प्रोजेक्ट्स को आप लोग फाइनेंस करते हैं वो अल्टीमेटली इतने बड़े लेवल पे होते हैं कि हमारे देश की सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। तो क्या क्राइटेरिया रहता है आपका? देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो उसकी वायबिलिटी देखी जाती है, तो उसकी डिमांड और सप्लाई क्या पोजीशन उस एरिया में। और टूरिज्म में अगर होटल इंडस्ट्री है या कोई एंटरटेनमेंट पार्क भी है जी, तो उसका एक लोकेशन देखा जाता है कि वो एक्सेसिबिलिटी है, वहाँ पे किस तरह के टूरिस्ट आएंगे, किस तरह की डिमांड होगी, वो 5 स्टार होटल की होगी या 3 स्टार की होगी या 2 स्टार की होगी, बिजनेस ट्रेवलर्स हैं, लेजर है, ये सब देखते हुए हम उसका जो है एक उसका वायबिलिटी स्टडी हम करते हैं। और वैसे ही हम गाइड करते हैं प्रमोटर को या एंटरप्रेन्योर को कि यू शुड गो फॉर 3 स्टार और 4 स्टार 5 स्टार, वो किस तरह की फैसिलिटी और कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए, ये सब हम उसको गाइड करते हैं। जी अरोड़ा जी, हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि जब आप किसी को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, आपका जो ये फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है ये एक बहुत बड़े अमाउंट को असिस्टेंस देता है, तो आप लोग किस तरह से उस अमाउंट को मॉनिटर करते हैं कि जो पैसा आप दे रहे हैं वो सही जगह पर लग रहा है और सही तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है उसी पर्पस के लिए जिसके लिए वो दिया गया है? देखिए, मैं फाइनेंसिंग इंडस्ट्री में लगभग 30 साल से हूँ जी। जब तक पैसा ठीक जगह लगेगा नहीं, पैसा वापस नहीं आएगा।
आजकल एनपीए की प्रॉब्लम आ रही है, जब तक एसेट क्रिएट नहीं होगा, कैपेसिटी क्रिएट नहीं होगी, अर्निंग कैपेसिटी नहीं आएगी। तो ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि जो हम एसेट फाइनेंस कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट फाइनेंस कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट लगना चाहिए जी। जो कॉस्ट हमने फाइनल की है, जो टाइम हमने शेड्यूल दिया है, विद इन दैट कॉस्ट और टाइम शेड्यूल में वो कंप्लीट हो। तो ये खास तौर पे ये बात ध्यान रखने वाली है कि अगर हमें किसी कहीं से फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रही है तो हमें उसे बाकायदा सही समय पर लगाना है और प्रोजेक्ट को सही तरीके से हमें पूरा करना है। इस बात का ख्याल रखने की जरूरत है। मतलब उसको डाइवर्ट नहीं करना, पैसे को जिस काम के लिए मिला वही लगना चाहिए, वही लगना चाहिए। आप इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो हाई इंटरेस्ट कॉस्ट है इकोनॉमी है। हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट 12% 15% के आसपास है जी। बिल्कुल। अगर एक साल भी प्रोजेक्ट डिले होता है तो प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है 12-15% बढ़ जाती है। बिल्कुल। उसका एक कास्केडिंग इफेक्ट होता है, उसको फाइनेंसिंग भी करना है, उसका वायबिलिटी पे इम्पैक्ट आता है। तो इसलिए अगर प्रोजेक्ट डिले होता है तो उसकी वायबिलिटी काफी खराब होती है। जी। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ दिखाना चाहेंगे प्लीज। होटल इंडस्ट्री के लाइसेंसेस के लिए बहुत से विंडोज़ हमें पार करने होते हैं और जो लिस्ट ऑफ लाइसेंसेस है वो भी बहुत लेंदी है। अगर ये थोड़ा सा शॉर्ट कर सके, आई थिंक उसमें स्कोप भी है, तो बहुत ही स्मूथली ये चीज़ें हो सकती है और इसे होटल इंडस्ट्री के लिए और मोटिवेशन मिल सकता है। हॉस्पिटैलिटी होटल इंडस्ट्री मतलब कोई सपोर्ट नहीं मिलता हम लोग को, मतलब दूसरा इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन गवर्नमेंट थोड़ा कंसंट्रेट करना चाहिए ऑन टूरिज़्म। नासिक में भी जो है इट्स अ हेरिटेज सिटी, और जो नासिक बीइंग अ 3 टायर सिटी जो है, मतलब सिटी को थोड़ा से उन लोग अगर अपग्रेड करेगा तो फिर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएगा, फिर और भी इन्वेस्टमेंट्स आएगा और कंपनीज होटल्स विल कम अप, तो मतलब सबकी फ़ायदा होता है। तो दो चीज़ें निकल के आती हैं, एक तो जो होटल इंडस्ट्री में लाइसेंसेस बहुत सारे हैं उसकी एक परेशानी लोगों को झेलनी पड़ती है, दूसरा जो बात कर रहे हैं कि जो भी राज्य है उसको अगर हम और खूबसूरत बनाएं तो उससे टूरिज्म बढ़ेगा। देखिए, टूरिज्म इंडस्ट्री जो आगे नहीं बढ़ पा रही तेजी से, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। बिल्कुल। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ और भी चीज़ें हमें इंप्रूव करनी पड़ेगी, जैसे क्लीनलीनेस, स्वच्छ भारत जो अभियान है हमारा। तीसरी बात जो हमारे यहाँ पे और कमी है, जैसे बैगिंग बहुत होती है, चीटिंग बहुत होती है, करप्शन बहुत है, वो भी कम होना चाहिए, जो हो रहा है, जो कि अब कम हो रहा है लगातार 2 सालों से। उन सब के लिए हमें उन सारे कदमों को देखना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ। देखिए, अगर आप कहीं बाहर जाना चाहें तो आप भी क्या चाहेंगे, वहाँ सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, बिल्कुल, कनेक्टिविटी अच्छी हो, क्लीनलीनेस हो, तो आप वहाँ एंजॉय करने जा रहे हैं जी। तो जो चीज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं हमें वो चीज़ अपने देश में भी करनी, अपने देश में भी चाहिए। तो कुछ चीजें सेफ्टी, सिक्योरिटी, टेररिज्म जी। अब कई बारी तो कुछ कंट्री में तो कई बारी वो जैसे ही कुछ होता है तो वो कहते हैं इंडिया की तरफ अपनी एडवाइजरी जारी कर देते हैं कोई ना जाए। तो ये सब चीजें भी देखनी पड़ेंगी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ, एक साथ। तो इन सभी चीजों पे ध्यान देनी पड़ेगी। और दूसरी बात जो लाइसेंसिंग की बात थी जी, वो क्योंकि ये सेफ्टी और सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। आप एक होटल में जाके रहती हैं तो आपकी सिक्योरिटी, सेफ्टी जरूरी है। तो लाइसेंसेस जितने भी हैं वो सब जरूरी हैं, जरूर उनको लगना चाहिए। हाँ, मैं ये जरूर चाहूंगा वो सिंगल विंडो में हो जाए। तो आपका मानना है कि जो लाइसेंसेस हैं वो ज़रूरी है लेने, इसीलिए वो होने तो ज़रूर चाहिए, लेकिन उन लाइसेंसेस को हासिल करने के लिए सिंगल विंडो होनी चाहिए। आपके पास जब कोई अप्रोच करते हैं कि हम भारत की सुंदरता में एक और नगीना गढ़ना चाहते हैं, ये चीज़ हम शुरू करना चाहते हैं, तो आप जब किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को फिनेंस करते हैं, क्योंकि आपका अमाउंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, आप बड़ा फिनेंस करते हैं, तो कैसे आप अश्योर होते हैं उसके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को लेकर? किस तरह से आप देखते हैं कि जो आपने पैसा लगाया है उतना वापस भी आ जाएगा? देखिए, हमारे यहाँ थोड़ी मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री को फाइनेंस किया जाता है जी। तो बहुत छोटे लेवल पे नहीं करते हैं जी जी जी। हमारी मिनिमम प्रोजेक्ट साइज 10 करोड़ होती है जी। तो इस रेंज में जो भी आते हैं, किसी तरह की भी इंडस्ट्री, किसी तरह की भी सर्विसेज हों, तो उनको हम असिस्ट करते हैं। इसमें क्या है कि बिल्कुल फ्रेश आदमी नहीं आएगा हमारे पास, जो भी आएगा एक 10-15-20 करोड़ की एक इन्वेस्टमेंट की उसकी एक विजन होगा। हो सकता है 4-5 करोड़ अपना लगाए, 5-6 करोड़ हम दे दें उसे। आप देखिए जो रेलवे था, स्पेशल रेलवे था, ये पैलेस ऑन व्हील्स, हमने फाइनेंस स्टार्ट किया था, फाइनेंस किया था उसे। तो इस तरह की सक्सेसफुल हुई, बहुत सक्सेसफुल। उसमें बुकिंग मेरे ख्याल से कई महीनों या सालों की शायद है। बिल्कुल।
तो अभी जैसे आपने काफ़ी सारे हमारे पास प्रोजेक्ट्स के आपने जो नाम गिनाए हैं, नेशनल लेवल पे फेम है वो, चाहे हम अप्पू घर की बात करें, पैलेस ऑन व्हील्स की बात करें, ये चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर से अट्रैक्ट करती हैं लोगों को। अकॉर्डिंग टू यू, आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी चीज़ है जो बाहर के टूरिस्ट को यहाँ हमारे इंडिया में अट्रैक्ट करती हैं? बेसिकली कुछ अम्यूजमेंट पार्क्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं? किस चीज़ से आपको लगता है कि टूरिस्ट ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं भारत में? देखिए, हर आदमी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। हाँ। अब आजकल जैसे मेडिकल टूरिज्म काफ़ी चल रहा है। मेडिकल इज़ वेरी चीप इन इंडिया। मेडिकल फैसिलिटीज आर, अगर आप वहीं से जो ऑपरेशन या वही अगर मेडिकल फैसिलिटीज यूरोप में लेंगे बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो काफ़ी जो है लोग जो है जो कि मिडिल ईस्ट के हैं या साउथ ईस्ट एशिया में है, दे आर कमिंग टू इंडिया फॉर मेडिकल फैसिलिटीज़। तो मेडिकल टूरिज्म काफ़ी बढ़ रहा है, तो उनको जो है एक रीजनेबल कॉस्ट पे होटल्स मिल जाए, फैसिलिटीज़ मिल जाएँ, तो काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है उसका। और कोई किसी को हिल स्टेशन चाहिए तो किसी को कोस्टल चाहिए। गोवा काफ़ी फेमस है हमारा, आप देखें तो तमिलनाडु काफ़ी अट्रैक्ट करता है टूरिज्म। अगर आप ऑल इंडिया लेवल का सर्वे देखेंगे तो मैक्सिमम टूरिस्ट जो है तमिलनाडु में आए हैं। ओके, मैक्सिमम तमिलनाडु, उसके बाद नंबर है यूपी का और महाराष्ट्र का। ओह वाह। सुनील जी, आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, जब टूरिस्ट इस तरह से हमारे देश में आना चाहते हैं, अट्रैक्ट होते हैं यहाँ पर आने के लिए, क्या हमारी सरकार की तरफ से कुछ ऐसी सहूलत भी उन्हें दी जाती है कि जब वो यहाँ पर आएँ तो उनके स्टे में उन्हें एक ईज़ हो? ऐसी कुछ सरकार की तरफ से पहल है? देखिए, बहुत सहूलियत है। हाँ। इससे भी पहले मैं बताना चाहूँगा कि अब हमारी सरकार ने ई वीज़ा शुरू कर दिया। ओके। ई वीज़ा में क्या है कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको मिल जाता है। पहले 113 कंट्री में शुरू किया था, फिर 37 और कंट्री में शुरू किया। 150 कंट्री के लोग जब हिंदुस्तान में आते हैं तो उसे वीज़ा के लिए, जैसे आप अगर कहीं वीज़ा लगवाना चाहते हो तो भी आपको एम्बेसी जाना पड़ता है, ट्रैवल एजेंट से बात करनी पड़ती है, फॉर्म भरने पड़ते हैं। वो सब ऑनलाइन हो गया। वो सब ऑनलाइन हो गया। आपने ऑनलाइन भी अपना पासपोर्ट नंबर डाला, पूरी डिटेल डाली, आपको ई वीज़ा मिल गया जी। तो एक बहुत बड़ी फैसिलिटी। अगर आप इंडिया में घूमने का प्रोग्राम बनाना चाहते हो तो आपको कहीं कुछ ट्रैवल एजेंट और ऐसे एम्बेसियों के चक्कर नहीं काटने हैं, ऑनलाइन आपको मिल गया, सबसे बड़ी सुविधा जी। दूसरी, हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट के ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन डाली है कि उसकी स्टेट में क्या क्या अपनी हेरिटेज हैं, क्या क्या घूमने की जगह है, क्या क्या और अट्रैक्टिव हैं, कितने होटल्स हैं और वहां पर कैसे पहुंचा जा सकता है। ओके, वो एक रूट मैप भी है, बस का क्या रूट है, कार लेना चाहते हो तो क्या रूट है, और उनके टेंटेटिव प्राइस भी दिया हुआ है। Okay, और उसमें उन्होंने अपनी गवर्नमेंट की भी फैसिलिटी दी हुई है कि यदि आप स्टेट गवर्नमेंट की बस लेना चाहते हो तो ये टाइमिंग है। आप रेलवे करना चाहते हो तो ये रेल का मार्ग है, यहाँ नियरेस्ट ऐसे जाओगे, उतरोगे, ये करोगे। तो अब अगर आप थोड़ा सा टाइम लगाएं, मतलब 5, 7, 10 मिनट लगाना चाहें तो आपको उस स्टेट में पहुंचने से पहले उसकी पूरी जानकारी आपकी मुट्ठी में होती है। इंसान के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वो मेरी देखी भाली सी ही जगह है। अभी एक रिसेंटली सर्विस शुरू की है गवर्नमेंट ने जी, ये हेल्पलाइन शुरू की है। ओके। अगर टूरिस्ट कहीं भी हो ऑल ओवर इंडिया में, एक नंबर पे डायल करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकता है, अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी, अपने जो भी हेल्प चाहिए उसको। गवर्नमेंट से बहुत ही बड़ी सुविधा है। तो जैसे पूरे देश में महिलाओं के लिए हेल्पलाइन है, चाइल्ड हेल्पलाइन है जी, उसी तरह से टूरिस्ट के लिए जी। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। और आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके मन में कोई सवाल है आपके व्यवसाय से जुड़ा हुआ तो आप उस सवाल को हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं info@bigbusinessideas.in पर। आप फोन करके भी अपना सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8893120130। फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम जल्द जवाब देने वाले हैं उन्हीं सवालों के जो आप ऑलरेडी हम तक पहुंचा चुके हैं। देखते रहिए बिग बिजनेस आइडियाज। क्या नाम है बेटे आपका? कोयल। बेटे मैं आपके लिए चॉकलेट लाया हूँ, ये लो। मेरी मम्मी ने मना किया है किसी से कुछ नहीं लेना। बेटी के मासूम बचपन पर किसी की बुरी नजर ना पड़ने दें। आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिग बिजनेस आइडियाज और अब वक्त हो गया है आपके सवालों के जवाब देने का। पहले हम वो सवाल ले रहे हैं जो मेल के माध्यम से हमारे पास पहुंचे हैं। झांसी से नेकचंद जी हैं और आप कहते हैं कि आपकी 2 शॉप्स हैं जो आपने रेंट पर दी हुई हैं, तो क्या उनसे मिलने वाले रेंट पर टैक्स लगेगा, और अगर हाँ तो इस इनकम को आप इनकम टैक्स के किस हेड में शो करें? देखिए, अगर उनका बिजनेस ही ये है कि दुकान बनाएं और किराए पे दें, तब तो बिजनेस इनकम हो गई।
अगर उनका बिजनेस ये नहीं है, उन्होंने सिर्फ 2 दुकानें बना दी और किराए पे दे दी, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में होती है वो। ओके, बिल्कुल टैक्सेबल होगी। जब आपको इनकम हो रही है तो टैक्स जरूर देना पड़ेगा आपको, और देना भी चाहिए। अगला सवाल हमारे पास है, चंडीगढ़ से कुलदीप जी हैं। आप कहते हैं कि आप अपने बच्चों को कोचिंग क्लासेस में भेजते हैं, तो उसके लिए आप एक फीस पे कर रहे हैं, तो क्या इनकम टैक्स के 80C में आपको इसकी डिडक्शन मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी कुलदीप जी, क्योंकि ये तो आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। इसमें इस तरह के जो हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, इसके लिए 80C की डिडक्शन नहीं मिलती। फॉर्मल के लिए मिलती है? फॉर्मल के लिए मिलती है, या लॉन्ग ड्यूरेशन का कोर्स है उसके लिए मिलती है। और अब वक्त हो गया है आपके ऑडियोज के सवाल का। हेलो, हाय, मैं सचिन बात कर रहा हूँ मुंबई से। आई वांट टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस, और उसके लिए मैंने ये स्टैंडअप मित्र पोर्टल पे अप्लाई किया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस स्कीम के अंदर कोई रिपेमेंट स्कीम डिस्क्राइब किया है क्या? थैंक यू। बिल्कुल बताना चाहूँगा कि स्टैंडअप जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो standupmitra.in के जरिए आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, उसमें मैक्सिमम रीपेमेंट का जो पीरियड है वो 7 साल का है। हेलो सर, आई एम प्रवीण पांडे फ्रॉम मिर्जापुर यूपी। आई एम रेगुलर व्यूअर ऑफ योर शो, इट इज ग्रेट शो। माय क्वेश्चन इज, इफ आई वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, डू आई नीड टू प्रोसेस एनी डिग्री? नहीं, मैं बताना चाहूँगा कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके अंदर पैशन होना चाहिए, और जो आप करना चाहते हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं एग्जैक्टली। और अगर वो ट्रेनिंग बेस्ड है जो आप करना चाहते हैं, तो ट्रेनिंग उसके लिए जरूर लेनी चाहिए आपको। अरोड़ा साहब, आपसे जरूर जानना चाहेंगे, आपने भारत की ऐसी बहुत सी जगहें हैं जिन्हें डेवलप करके टूरिस्ट स्पॉट में परिवर्तित किया है। आने वाले समय की अगर हम बात करें, फ्यूचर के लिए आप लोगों ने और क्या कुछ सोचा है? ऐसी और कौन कौन सी जगह हैं जिसकी खूबसूरती को और आप बढ़ाने वाले हैं यहाँ भारत में? देखिए, कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए है, या फिर वो एक डेस्टिनेशन क्रिएट करने के लिए है। तो जैसे अभी गवर्नमेंट ने अभी एक प्लान बनाया है कि अंडमान निकोबार में बहुत सारे आइलैंड्स हैं जी, क्यों ना इन आइलैंड्स को डेवलप किया जाए। बहुत खूबसूरत है वो, ब्लू वाटर है वहाँ। बिल्कुल, जैसे एक मालदीव में लोग जा रहे हैं, या सिंगापुर जा रहे हैं, या थाईलैंड जा रहे हैं आइलैंड्स के चक्कर में। आइलैंड यहाँ ये अंडर बहुत है। और अभी हम रोप वे फाइनेंस कर रहे हैं, तब हमने अभी केरला में एक प्रोजेक्ट किया है जी, ये जो जटायु का, आपने जो रामायण में सुना होगा जटायु, एक प्रोजेक्ट बन रहा है, उसमें रोप वे जो है उषा ब्रेको लगा रहे हैं। तो हमने वो अभी फंड किया है। तो आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि जो हमारे अंडमान के जो आइलैंड है उनको एक बहुत ही खूबसूरत रूप मिल गया है, और ये एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा टूरिज्म के लिए। क्योंकि अगर मालदीव्स की हम बात कर रहे थे, तो मालदीव्स की जीडीपी में 96% कंट्रीब्यूशन टूरिज्म का है। ओह, सो वी होप सो कि हमारा भी कंट्रीब्यूशन इतना ही पहुंचे। कम से कम अंडमान में होगा तो लोग मालदीव्स के बदले अंडमान में आएंगे जी। तो इसका मतलब आपका कॉर्पोरेशन और बहुत कुछ ऐसा कर रहा है जो कि हमारी कल्पना से परे है, अविश्वसनीय है, लेकिन आप लोग उसे विश्वसनीय बनाएंगे। बहुत खूबसूरत। और आगे बढ़ने से पहले अब सुनील जी, हम चाहेंगे कि हमारे सभी दर्शकों के लिए आपका आज का बिजनेस मंत्र। मैं कहना चाहूँगा, जब आप ट्रेवल करते हैं तो आप और वाइजर हो जाते हैं और कंट्री रीचर हो जाती है। वेरी नाइस। तो ट्रैवल जरूर करना चाहिए, घूमते फिरते रहना चाहिए। अरोड़ा जी, आपको बता दें कि अब हम लोग आ गए हैं उस खास सेगमेंट में जिसे हम कहते हैं शिल्पा भावना स्पेशल। ये स्पेशल राउंड इसलिए क्योंकि ये एक रैपिड फायर होता है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आपको बहुत जल्दी उसके जवाब देने हैं। तैयार हैं आप? एज अ फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है? Providing consultancy to hospitality industry, lending finance to hospitality sector, or technical evaluation of hospitality projects? Technical evaluation सबसे ज़्यादा challenging रहता है। What is more exciting, teaching business to students or practicing its principles as managing director? Practicing it. आपको क्या लगता है हमारे देश में ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है? Assistance to hospitality industry या performing CSR towards hospitality industry? Assisting to hospitality industry. उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, आपने बहुत ही अच्छे से हमारे साथ गेम खेला है। थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग सो वेल, एंड फॉर दैट वी हैव अ वेरी नाइस गिफ्ट फॉर यू।
दोस्तों, ये सच है कि 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोच कर लिया गया फैसला हमारी जिंदगी जरूर बदल देता है। इसीलिए जिंदगी में हर फैसला सोच समझ कर कीजिए और अपने बिजनेस को हमेशा आगे बढ़ाइए। आज के लिए शिल्पा भावना को दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Big Business Ideas.